उनके प्रेमनगर थाना क्षेत्र में अकेली रहने वाली बुजुर्ग महिला की गला रेत कर बीती रात हत्या कर दी गई। खून से लथपथ शव ड्राइंग रूम में मिला है। घर का सारा सामान व्यवस्थित था, लिहाजा पुलिस लूट की आशंका से इनकार कर रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जांची जा रही है। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने जानकारी दी कि मृतका की बेटियां गाजियाबाद में रहती हैं, जिसने सूचना देकर पुलिस को इस मामले की जानकारी दी कि 2 दिन से उनकी मां फोन नहीं उठा रही हैं और उनसे बात नहीं हो पा रही है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस को बंद मकान से बुजुर्ग महिला का शव बरामद हुआ। इस मामले में आसपास के लोगों से भी पूछताछ करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मौके से साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। बता दें कि घटना प्रेमनगर के विंग नंबर 1 की है। यहाँ सकरी गली में 1 नंबर वाले मकान में मंजीत कौर अकेली रहती थी। वे एफआरआई में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रह चुकी हैं और उनका तलाक भी हो चुका था। उनकी बेटी बलविंदर कौर दिल्ली और इंद्रप्रीत कौर फरीदाबाद में रहती हैं। इंद्रप्रीत रोजाना मां को फोन करती थी। बुधवार को फोन किया तो मां ने फोन नहीं उठाया। इस पर इंद्रप्रीत ने पड़ोसी को फोन किया। पड़ोसी ने मौके पर जाकर देखा तो ड्राइंग रूम में खून से लथपथ मंजीत कौर औंधे मुंह पड़ी थी। इधर एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है। प्रेमनगर में सूचना आई थी, दशहरा ग्राउंड के पास जो उनका लेन नंबर 1 है, वहाँ पर एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उनके बेटी द्वारा जब उनको फ़ोन किया गया तो उनके द्वारा फ़ोन नहीं पिक किया गया। उसके बाद जो है उनके पड़ोसी ने आकर के देखा तो उनकी डेड बॉडी के संबंध में सूचना फिर हमें मिली है। उस पर जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रेमनगर में सूचना। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हरिद्वार में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पत्नी की हत्या कर आरोपी फरार हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ संबंध था और इसको लेकर दोनों में लड़ाई झगड़ा होता था, जिसके चलते उसने घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी एक होटल में कर्मचारी था। में जगत पाल नाम के व्यक्ति के परिवार में जो है एक हत्या हो गई थी और इसकी सूचना पर देर रात्रि जब पुलिस वहां पहुंची तो पता चला उसकी पत्नी मृत अवस्था में पड़ी है और जिसको शार्प वेपन से उसके कट मार्क्स भी हैं। चूंकि उसके पति के संबंध में जानकारी नहीं मिल पा रही थी और प्रथम दृष्टया मामला उसके पति की तरफ जा रहा था, लेकिन जो भी आस पड़ोस के लोग थे उनके बारे में एड्रेस के संबंध में कहीं कोई जानकारी नहीं मिल रही थी और अभियुक्त के बारे में कुछ सुराग नहीं मिल पा रहे थे। इस पर टीमें हमारी लगी थी, जिसको बदायूं से कल जगतपाल को गिरफ्तार किया गया और उस पूछताछ से पता चला कि इसका अपनी पत्नी के साथ जो है शक के आधार पर उस पर शक करता था और कहीं ना कहीं गृह क्लेश था और अक्सर उनमें झगड़ा होता था। तो आवेश में आकर इसने उसके गला दबाया और साथ ही साथ शार्प वेपन से उसके गालों को काट दिया था, जो एक काफ़ी गंभीर प्रकरण था। इस मौके पर हमारे अधिकारीगण जाकर निरीक्षण भी किया गया और उसमें जितने भी साइंटिफिक एविडेंस है हमारे, उसको भी कलेक्ट किया गया जिससे कि अभियुक्त को सजा मिल सके। तो इसको गिरफ्तारी के बाद आज न्यायालय में पेश किया गया है और जो उसका जो बच्चा था, जो राधिका जो विक्टिम है, जो जिसकी डेथ हुई है, उसको भी नियमानुसार अभी हमने एक आश्रम में शिफ्ट किया है और आगे इनके फैमिली मेंबर्स की भी तलाश की जा रही है जिससे कि उनको सूचित किया जा सके। में जगत पाल नाम के व्यक्ति के परिवार में जो है एक हत्या हो गई थी और इसकी सूचना पर देर रात्रि जब पुलिस वहां पहुंची तो पता चला उसकी पत्नी मृत अवस्था में पड़ी है और जिसको शार्प वेपन से उसके कट मार्क्स भी हैं। चूंकि उसके पति के संबंध में जानकारी नहीं मिल पा रही थी और प्रथम दृष्टया मामला उसके पति की तरफ जा रहा था, लेकिन जो भी आस पड़ोस के लोग थे उनके बारे में एड्रेस के संबंध में कहीं कोई जानकारी नहीं मिल रही थी और अभियुक्त के बारे में कुछ सुराग नहीं मिल पा रहे थे। इस पर टीमें हमारी लगी थी, जिसको बदायूं से कल जगतपाल को गिरफ्तार किया गया और उस पूछताछ से पता चला कि इसका अपनी पत्नी के साथ जो है शक के आधार पर उस पर शक करता था और कहीं ना कहीं गृह क्लेश था और अक्सर उनमें झगड़ा होता था। तो आवेश में आकर इसने उसके गला दबाया और साथ ही साथ शार्प वेपन से उसके गालों को काट दिया था, जो एक काफ़ी गंभीर प्रकरण था। इस मौके पर हमारे अधिकारीगण जाकर निरीक्षण भी किया गया और उसमें जितने भी साइंटिफिक एविडेंस है हमारे, उसको भी कलेक्ट किया गया जिससे कि अभियुक्त को सजा मिल सके। तो इसको गिरफ्तारी के बाद आज न्यायालय में पेश किया गया है और जो उसका जो बच्चा था, जो राधिका जो विक्टिम है, जो जिसकी डेथ हुई है, उसको भी नियमानुसार अभी हमने एक आश्रम में शिफ्ट किया है और आगे इनके फैमिली मेंबर्स की भी तलाश की जा रही है जिससे कि उनको सूचित किया जा सके। अल्मोड़ा के एक बैंक में जालसाजी और फर्जी हस्ताक्षर से रुपए निकालने का मामला सामने आया है। आरोपी नंदन सिंह ने पूरन सिंह नाम के एक व्यक्ति के खाते से विड्रॉल फॉर्म पर फर्जी साइन करके 65,000 की रकम निकाल ली। जब आरोपी तीसरी बार पैसे निकालने बैंक पहुंचा तो शक होने पर बैंक कर्मचारियों ने उसे पकड़ा। इसके बाद शाखा प्रबंधक अशोक सिंह बिष्ट की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है।
इधर सीओ विमल प्रसाद ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, एक फर्जी तरीके से पैसा निकालने का मामला सामने आया है। इसमें एक व्यक्ति द्वारा जिसका नाम नंदन सिंह है, फर्जी तरीके से पैसा निकालने का प्रयास किया जा रहा था, जिस पर बैंक मैनेजर अशोक सिंह द्वारा उसको तत्काल ही पकड़ लिया गया और तत्पश्चात एक तहरीर कोतवाली को दी गई है, जिस पे कोतवाली द्वारा उसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और मुकदमा पंजीकृत करके उसे अब जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। सर पहले भी इसने गलत तरीके से पैसे निकाले ऐसा? हाँ, इस तरह की बात आई है कि पूर्व में भी उक्त व्यक्ति द्वारा पैसा निकालने का प्रयास, बल्कि पैसे निकाले गए हैं। एक बार 45,000 और दूसरी बार 20,000 रुपये निकाले गए थे फर्जी। प्रदेश की राजधानी देहरादून में देर रात क्लेमेंट टाउन के टर्नर रोड स्थित दो पक्षों में युवकों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दो गाड़ी दिख रही हैं। कुछ युवक एक युवक की कार पर डंडे से हमला करते हैं और साथ ही कार चालक को भी गंभीर रूप से घायल कर देते हैं, जिनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। युवक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। मामले में एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया है कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जो युवक मारपीट कर रहे हैं उनकी पहचान करके कार्रवाई की जाएगी। हरक सिंह रावत एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे, जहां बहादुराबाद में एक निजी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान हरक सिंह रावत ने राज्य सरकार की नीतियों पर तंज कसते हुए कहा कि आज आम जनता से लेकर बड़े व्यापारी तक परेशान है। चारों ओर त्राही त्राही मची है और लोग एक बार फिर कांग्रेस की ओर देख रहे हैं और अगर हरिद्वार लोकसभा सीट की बात की जाए तो इस बार कांग्रेस इतिहास दोहराएगी। वहीं लैंड जिहाद पर हरक सिंह रावत ने कहा कि किसी भी धर्म समुदाय के द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए और अगर अतिक्रमण हुआ तो उसे हटाया जाना सही है, लेकिन किसी एक वर्ग को टारगेट किया जाना बिल्कुल गलत है। मुझे वैसे तो ये क्योंकि कार्यक्रम मैं जिसमें आया था, लेकिन मैं इसको अलग से आपके बीच में ये कह सकता हूँ कि हरिद्वार पार्लियामेंट सीट कांग्रेस निश्चित रूप से जीतेगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ रात दिन मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मैं डोएला में देखता हूँ, ऋषिकेश में देखता हूँ, धर्मपुर विधानसभा में देखता हूँ और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल इस समय बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा हुआ है और हम ऊंचे मनोबल के साथ हरिद्वार पार्लियामेंट सीट जीतेंगे। ये मैं बहुत विश्वास, देखिए मैं पिछले 40-45 साल राजनीति के करने के बाद एक अंदाज़ा लग जाता है कि जनता इस समय क्या चाहती है। हरिद्वार की जनता इस समय निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ खड़ा होना चाहती है। हरिद्वार की जनता निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के सांसद को देखना चाहती है पार्लियामेंट। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने परिवहन विभाग के द्वारा किए गए कुछ बड़े निर्णय की जानकारी दी है, जिसके तहत परिवहन निगम की बस में सफर करने पर दुर्घटना घटित होने पर बीमा दिया जाएगा, जिसके तहत 5 लाख का दुर्घटना बीमा परिजनों को परिवहन निगम देगा, तो वहीं 2 लाख प्रदेश सरकार की तरफ से भी दिए जाएंगे। इसी क्रम में चारधाम यात्रा को देखते हुए वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाने को लेकर 31 मई तक छूट भी दी गई है। 31 मई के बाद जीपीएस सिस्टम वाहन में लगाना अनिवार्य होगा, जिसके बाद ही ग्रीन कार्ड के मान्यता चारधाम यात्रा के दौरान होगी। मैं प्रेस के माध्यम से 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदेश की जनता को दे रहा हूं। पहला, जब कोई रोडवेज दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको हम 5 लाख के स्थान पर हम उसको 7 लाख की नगद धनराशि हम उसको उपलब्ध कराएंगे। 5 लाख रुपया रोडवेज अपनी ओर से देगा और 2 लाख रुपया परिवहन विभाग अपनी ओर से देगा। इस तरीके से हम 7 लाख की धनराशि हम उसको
उपलब्ध कराएंगे, ये सूचना है। मैं इस बार चारों धामों के मंदिरों में लगने वाली लंबी लंबी कतारों और तीर्थयात्रियों के समय को कम करने के लिए दर्शन हेतु स्लॉट और टोकन मिलेगा। साथ ही कतार प्रबंधन की व्यवस्था लागू की गई है। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारों धाम श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, श्री गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों में लगने वाली लंबी लंबी कतारों और दर्शन में लगने वाले कई कई घंटों का समय लगता था, जिसको देखते हुए दर्शन के स्लॉट और टोकन वितरण का कतार प्रबंधन की व्यवस्था लागू की गई है। जिलाधिकारी की सहमति के आधार पर धामों में दैनिक दर्शन हेतु सीमा का निर्धारण किया गया है। इतना ही नहीं, प्रत्येक धाम में टोकन विवरण के काउंटर भी लगाए जाएंगे, जहां पर स्लॉट के अनुसार दर्शनार्थियों को टोकन वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे चारों धामों में आने वाले दर्शनार्थियों को न केवल मंदिर में सुविधाजनक दर्शन होंगे, बल्कि धाम पर भ्रमण संसाधनों के अवलोकन के लिए पर्याप्त समय भी मिलेगा। जो चार धाम यात्रा है बड़ी प्रतिष्ठा की यात्रा है और काफ़ी लोगों की नज़र रहती है और काफ़ी लोगों के साथ लोगों का इंटरेक्शन होता है। तो 2013 की जो त्रासदी रही तो लोगों ने ये याद किया कि उत्तराखंडी जो हैं बड़े हॉस्पिटैलिटी उनकी बहुत ज़्यादा होती है और हृदय में लोगों को बसाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। तो ये जो हमारा एक अच्छा नाम है, ये नाम आगे बढ़ना चाहिए और ये प्रतिष्ठा का एक हमारे पूरे उत्तराखंड चैलेंज है और निश्चित रूप में इसका प्रचार प्रसार तो हम कर ही रहे हैं और लोग यहाँ पूरे भारत से आते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें तन्मयता के साथ, पूरी समर्पण के साथ इस कार्य को करना। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।